हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम, मोस्ट इंपोर्टेंट जी के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। हमारा पार्ट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इससे पहले वाले पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी के लॉन्ग वीडियोस का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसके पहले पार्ट मिलेंगे और जो है अलग अलग तरह से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, अलग अलग टॉपिक वाइज, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट हो जाए मैटर और आप अच्छे से जो आपको रिक्वायरमेंट है आप वो पढ़ सकें। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है आप वो पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर अथवा झील कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में है? तो विश्व का सबसे बड़ा विश्व का पूरे विश्व में सबसे बड़ा आंतरिक सागर, क्या आंतरिक सागर अथवा झील, आंतरिक सागर अथवा झील कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में? कौन सा है सबसे बड़ा सागर? कैस्पियन सागर। और अगर आंतरिक सागर आ जाए तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा, और झील आ जाए तो भी कैस्पियन सागर आएगा। किस महाद्वीप में है? तो यह पूछा गया है यहाँ पर किस महाद्वीप में। एक तो क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन से ही बन गया, सबसे बड़ा आंतरिक सागर और झील क्या है, तो ये है कैस्पियन सागर। और किस महाद्वीप में है, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो यह है अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में। इसका कुछ भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में है। तो जो ये कैस्पियन सागर है फ्रेंड्स, इसका कुछ भाग तो एशिया में है और कुछ भाग इसका यूरोप में है। तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा डी। इसका कुछ भाग तो एशिया में है और कुछ भाग इसका यूरोप में है। तो कैस्पियन सागर दोनों जगह पर है, एशिया और यूरोप दोनों के बीच में है। तो इसका कुछ भाग एशिया में, कुछ भाग यूरोप में है। तो सबसे बड़ा आंतरिक सागर है यह, और एक झील है सबसे बड़ी, कैस्पियन सागर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है? इनमें से कौन सा प्रकार पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है? अल्पाइन है, एवरग्रीन है, या डेसिडियो है, या फिर मैंग्रोव है? तो क्या रहेगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा एवरग्रीन। जो पश्चिमी घाट है वो एवरग्रीन रहता है, यहाँ पर बारिश होती रहती है और तो ये एवरग्रीन रहता है, हमेशा ये पौधे हरे रहते हैं पश्चिमी घाट के। ठीक है, याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है? तो पश्चिमी घाट की एवरग्रीन जो है प्राकृतिक वनस्पति ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है। कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती है। तो क्या रहेगा आंसर? तो यहाँ पर जो हमारा इंडिया मैप होता है, इंडिया मैप में एक साइड पर तो होता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर होता है अरब सागर। तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी होती है, यहाँ पर जैसे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ पर हमारी जो है ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है इसमें। तो ब्रह्मपुत्र नदी होगी एक, गंगा यहाँ से आती हुई यहाँ पर गंगा मिल जाती है। तो एक तो होगी ब्रह्मपुत्र नदी, एक होगी गंगा नदी, और एक नदी का और हमें इनमें से पता लगाना है तो कौन सी नदी है इनमें से। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें से एक गोदावरी नदी है, जो नर्मदा और ताप्ती हैं, ये दोनों की दोनों नदियाँ यहाँ पर गिरती हैं अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में इनमें से नर्मदा ताप्ती वाला तो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये ए आंसर रहेगा हमारा। ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी ये सारी की सारी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये नर्मदा और ताप्ती हमेशा अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में न्यायिक
पुनरीक्षण आधारित है। जो भारतीय संविधान है उसमें जो न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, किस पर आधारित है? न्यायिक पुनरीक्षण। न्याय जो होता है वो न्याय पुनरीक्षण किस पर आधारित है? यह है विधि सम्मत शासन पर, या विधि की सम्मत प्रक्रिया पर, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, या फिर पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, यानी सबको एक समान लेकर चलते हैं, सम्यक प्रक्रिया पर आधारित होता है। जो हमारा संविधान होता है सबके लिए समान है यह, और सबके लिए समान न्याय करता है। तो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें जो न्याय है ना, न्याय पुनरीक्षण है, ये हमेशा सम्यक प्रक्रिया पर आधारित है, यानी सबको समान लेकर चलता है, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर आधारित है। याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, ये सम्यक वर्ड याद रख लेना यहाँ से, न्यायिक पुनरीक्षण अगर आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, संविधान का प्रारूपण पूरा होता है। जो संविधान है उसका जो प्रारूपण है वो पूरा होता है। कब पूरा होता है? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को और 30 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? संविधान का प्रारूप पूरा होता है। जो संविधान का प्रारूप पूरा होता है 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप पूरा होता है। 26 नवंबर 1949 को याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को यह प्रारूपण पूरा होता है। प्रारूपण पूरा होता है, स्टार्ट नहीं होता है, पूरा होता है 26 नवंबर 1949 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल, या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन था संविधान सभा का अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी, विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो यहाँ पर प्रश्न है, संकल्प है, शून्य है, या फिर राष्ट्रपति का भाषण है। तो यहाँ पर आएगा शून्य जो काल होता है, शून्य काल। इस शून्य काल में ही जो है चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर आएगा विश्व संसदीय प्रणालियों में जो है शून्य अभिनव प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। शून्य काल अभिनव प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो कौन सी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं? 60 वर्ष की आयु में, 62 वर्ष की आयु में, या 65 वर्ष की आयु में, 58 वर्ष की आयु में? तो 65, जब वो 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो पेंशन चले जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं 65 वर्ष की आयु में। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जो घरेलू मुद्रा है, घरेलू मुद्रा, उसकी विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि कहते हैं, या पुनर्मूल्यांकन कहते हैं, या फिर मूल्यह्रास कहते हैं, या अपस्फीति कहते हैं? तो क्या रहेगा इसका आंसर? यहाँ पर आंसर रहेगा पुनर्मूल्यांकन आएगा। दोबारा से मूल्यांकन कर लेना, किसी चीज़ का इवैल्यूएशन करके देखना। तो जब घरेलू मुद्रा है, घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो, यानी हम कुछ हिसाब किताब लगा रहे हो और कम ज़्यादा हो जाए तो उसका हम क्या करते हैं? पुनर्मूल्यांकन करते हैं, यानी
रीइवैल्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारा, मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? जो मुद्रास्फीति आय है और तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? तो पेंशन भोगी के पक्ष में, मध्य वर्ग के पक्ष में, या फिर निर्धन के पक्ष में, या धनवान के पक्ष में। तो जो मुद्रास्फीति आय है और धन को धनवान के पक्ष में पुनः वितरित करती है। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? ये धनवान के पक्ष में पुनः वितरित करती है मुद्रास्फीति आय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? ये कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से किसने जो है 1857 का विद्रोह है एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित कर दिया था? इनमें से किसने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? लॉर्ड डलहौजी ने? नहीं। लॉर्ड एलन ब्रो ने? नहीं। लॉर्ड कैनिंग ने? नहीं। यहाँ पर रहेगा हमारा आंसर डिज़रेली ने ये स्वीकार किया था। डिज़रेली थे जो इन्होंने स्वीकार किया था कि जो 1857 का विद्रोह ये राष्ट्रीय विद्रोह है। डिज़रेली ये ब्रिटिश थे, तो इन्होंने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, और बाकी ने नहीं किया था स्वीकार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? जब जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल था उस टाइम पर एक यूनानी जो दूत है वह भेजा गया था, राजदूत है, वह कौन था? तो यह कौटिल्य था, मैक्सिनीज था, सेल्यूकस निकेटर था, या फिर जस्टिन था? तो यहाँ पर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त जो मौर्य है उनके दरबार में भेजा गया यूनानी जो राजदूत है वो था हमारा मैक्सिनीज। बी रहेगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन आया था यूनानी राजदूत? यहाँ पर आएगा मैक्सिनीज। चंद्रगुप्त के मौर्य काल के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मैक्सिनीज। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट से। 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो इनमें से यूरोपीय शक्ति पहचानिए, कौन सी यूरोपीय शक्ति रही है जिससे तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे? किसने? शिवाजी ने। तो शिवाजी ने फ्रांसीसी से, डच से, या फिर पुर्तगाली से, या फिर अंग्रेजों से? किससे शिवाजी ने गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो जो डच थे ना, डच, उनसे शिवाजी ने गोला बारूद प्राप्त किए थे। यूरोपीय शक्ति है यह डच, और डच से जो शिवाजी हैं, डच से इन्होंने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। याद रखना है, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिसमें से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो डच से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। ये हो गए अपने 13 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। केवल 40 क्वेश्चन आज की क्लास में रखे गए हैं, तो 40 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, वापस वेदों की ओर। वापस वेदों की ओर, यह जो है वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था। किसने किया था वापस वेदों की ओर का आह्वान? स्वामी विवेकानंद द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा? तो इनमें से जो वेदों की ओर है वापस लौटो, यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सरस्वती वेद ऐसे याद करना, सरस्वती वेद, तो ऐसे याद रह जाएगा आपको ट्रिक से, सरस्वती वेद, सरस्वती माता के वेद होते हैं ना, तो वापस वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति नेताओं के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि जो भारत के राष्ट्रवादी नेता हैं, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं, उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया था। क्या कर दिया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया था। क्यों कर दिया था? वे समझते थे कि यह एक मात्र दिखावा है, इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया था। या फिर कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसीलिए, या फिर कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे, या फिर वह भारतीयों की मांगे पूरा नहीं करते थे। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? जो भारतीय थे, भारतीय जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था?
क्यों किया था उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार? क्योंकि इसीलिए किया था क्योंकि उसमें सारे के सारे कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा, इसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया था। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय नेताओं द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वायुमंडल की सबसे नीचे की जो परत है वह क्या है? वायुमंडल की कुछ 4-5 परतें हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। तो 5 ये मंडल हैं और इनमें जो है शोभ मंडल सबसे नीचे वाली परत है। तो यहाँ जो इन्वायरमेंट में है सबसे ज़्यादा शोभ मंडल में प्रतिक्रिया होती हैं। उसके बाद आता है शोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल में जो रेडियो वगैरह तरंगे होती हैं, यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो सेट किए जाते हैं, उपग्रह, और तो इसीलिए ये कुछ मंडल हैं। तो यहाँ पर याद रखने हैं, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत में शोभ मंडल होती, सारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं शोभ मंडल में ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कोंकण रेलवे जोड़ती है। कोंकण जो रेलवे है वह जोड़ती है किसको? गोवा और मंगलूर को, या कन्याकुमारी और मंगलूर को, या फिर रोहा मंगलूर को, या फिर कन्याकुमारी मुंबई को। जो ये कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे किन चीज़ को जोड़ती है, ये हमें बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा रोहा और मंगलूर को। रोहा और मंगलूर रहेगा इसका आंसर। जो ये है कोंकण रेलवे है, यह रोहा और मंगलूर को जोड़ती है। कोंकण रेलवे है, यह रोहा और मंगलूर को जोड़ती, कोंकण रोहा और मंगलूर को जोड़ती है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती, तो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी छाल ही मसाले के रूप में प्रयोग होती है? तो यहाँ आंसर रहेगा दालचीनी, नीम, या लवंग, लौंग जिसको बोलते हैं, या फिर ताड़। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा जो दालचीनी है, यह हमारी एक पेड़ की छाल है और इसको हम ऐसे कैसे मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा दालचीनी। क्या रहेगा इसका आंसर? ए रहेगा, पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग आती है दालचीनी की। ये हो गए हमारे 18 क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, केवल 40 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में रखे हैं, अच्छे से हम कर लेते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर स्कूल लेवल पर हो तभी भी, और अगर जॉब लेवल का आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर भी जीके आती है, तो वहाँ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? जो पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का जो स्थल पृष्ठ है उसमें कितना भाग? 9वां भाग, 1/3 भाग, या फिर 5वां भाग, या 6वां भाग? तो कितना भाग हमारा रेगिस्तानी है? तो रेगिस्तानी कितना भाग है? जो हमारी पृथ्वी है उस पर कितना भाग रेगिस्तानी है? तो वहाँ पर 5वां भाग जो है हमारा पृथ्वी का, कौन सा भाग? 5वां भाग जो हमारा पृथ्वी का है वह रेगिस्तानी भाग है। पूरा 5वां भाग जो हमारी पृथ्वी का वह रेगिस्तानी भाग है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसको भारत की श्रम राजधानी कहा जाता है? तो भारत की जो श्रम राजधानी है, इनमें से किसको कहा जाता है? भारत की श्रम राजधानी किसको कहा जाता है? यह है मंगलूर को, कोची को, या फिर नागपट्टनम को, या फिर नेल्लूर को। तो क्या रहेगा आंसर? भारत की जो है श्रम राजधानी नेल्लूर को कहते हैं। भारत की श्रम राजधानी किसे कहते हैं? नेल्लूर को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रम राजधानी कहते हैं? तो नेल्लूर को भारत की श्रम राजधानी कहते हैं, याद रखना है, श्रम राजधानी नेल्लूर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिंदू कुश पर्वतमाला से, कराकोरम पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, या फिर कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर डी आंसर रहेगा, जो सिंधु नदी है उसका उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, सिंधु नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं फ्रेंड्स। 22 क्वेश्चन क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, आप बीच में वीडियो को ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। जो वायुमंडलीय हवा जो है पृथ्वी पर रखी जाती है, किस वजह से रखी जाती है? गुरुत्व द्वारा, बादलों द्वारा, या फिर पवनों द्वारा, या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो यहाँ पर किस वजह
वजह से जो है पृथ्वी की हवा जो है पृथ्वी पर ही रहती है। तो इसलिए होती है क्योंकि 22 का आंसर रहेगा गुरुत्व के कारण। जो ये गुरुत्व बल है इसकी वजह से पृथ्वी की जो हवा है वह पृथ्वी पर ही रहती है। तो हवा पृथ्वी पर रहती है गुरुत्व बल के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। पहिए में बॉल बेरिंग का काम है। जो पहिया होता है उसमें बॉल बेरिंग होते हैं छोटे छोटे से गोल गोल से। तो बॉल बेरिंग का क्या काम होता है? घर्षण बढ़ाना, या फिर गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, या फिर क्षैतिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, या फिर मात्र सुविधा के लिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी। यहाँ पर रहेगा गतिज घर्षण। जो गतिज घर्षण है उसको बेलन घर्षण में बदलना। जो गतिज घर्षण है, बी आंसर रहेगा। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, ये किसका? बॉल बेरिंग का काम है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ठीक है, ये हो गया हमारा 23 क्वेश्चन। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना ये बॉल बेरिंग का काम है। 23 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन ही आज की क्लास में रखे हैं मैंने, और ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी। केवल हम 15 से 20 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। 24 क्वेश्चन क्या है। धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि। जो धक्का सह है प्राय किस चीज़ के बनाए जाते हैं? धक्का सह ये स्टील के बनाए जाते हैं। स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि। क्यों बनाए जाते हैं स्टील के? वह भंगुर नहीं होता है, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, या उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, या फिर उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता है। तो धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि। धक्का सह स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। उसकी जो प्रत्यास्थता है यह है उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। यहाँ पर आंसर रहेगा उसकी जो प्रत्यास्थता वह अधिक होती है, इसलिए धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं। धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वाणिज्यिक के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। जो वाणिज्य है, वाणिज्य प्रयोग के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया था, वो पहला कंप्यूटर कौन सा था? इनमें से मोनियोक था, यूनिवॉक था, या फिर एनियोक था, या फिर एडसॉक था? क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा यूनिवॉक। ये था यूनिवॉक था। यूनिवॉक एक वाणिज्यिक के प्रयोग के लिए पहला कंप्यूटर प्रयोग में लाया गया। यूनिवॉक था वाणिज्यिक के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवॉक। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है? ऐसा क्यों होता है? जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, सब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावरण का जो है तापमान बढ़ जाता है। वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। किस वजह से तापमान बढ़ जाता है? चालन के कारण, प्रतिलोमन के कारण, या फिर संवहन के कारण, या विकिरण के कारण। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा अपना? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा संवहन के कारण। जो सी आंसर रहेगा संवहन के कारण। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। संवहन के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर क्या बढ़ जाता है? तापमान बढ़ जाता है ऊंचाई वाले क्षेत्रों के पर संवहन के कारण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नहावा सेवा नामक नए बंदरगाह के साथ ही भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों की संख्या कितनी हो गई है? जो ये है नहावा सेवा नामक एक नई बंदरगाह है। नहावा सेवा नामक एक नई बंदरगाह है। इसके साथ भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर स्थित बंदरगाहों की संख्या कितनी हो जाती है? तो इसको मिलाकर उसकी बंदरगाहों की संख्या 6 हो जाती है। पहले 5 थी, फिर हो जाती है नहावा सेवा के साथ मिलाकर 6 हो जाती हैं। पश्चिमी तट पर स्थित कितनी बंदरगाह है? 6। ये हो गए अपने 27 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 28 क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन क्या है? संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र के लिए किया जाता है। प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है बड़ी संस्थाओं के द्वारा। किसके द्वारा? बड़ी संस्थाओं के द्वारा संचार नेटवर्क में प्रयोग होता है। तो इनमें से क्या है वह? LAN लेन, MAN मेन, या फिर WN वेन, या फिर VAN वेन। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा फ्रेंड्स सी, वेन, WAN वेन।
वेन जो है यह सबसे ज़्यादा गति से कार्य करता है नेटवर्क में, तो संचार नेटवर्क में सबसे अच्छा काम करता है वेन, और यह बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है वेन का। आगे चलते हैं, लेन का छोटी चीज़ों में हम प्रयोग करते हैं थोड़े नेटवर्क के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो कौन था वास्तुविद? सर एडवर्ड लुटियंस, या फिर रॉबर्ट टोर रसेल, या फिर हर्बर्ट बेकर, या फिर डी एंटोनिन रेमंड। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा हर्बर्ट बेकर, जो है हर्बर्ट बेकर, ये है आंसर रहेगा इसका। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? उत्तरी और जो दक्षिणी खंड है दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय जो है, केंद्रीय सचिवालय उसके जो उत्तरी और दक्षिणी खंडों का है वास्तुविद कौन था? हर्बर्ट बेकर था वास्तुविद। याद रखना है वास्तुविद कौन था? हर्बर्ट बेकर था। किसका? केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था हर्बर्ट बेकर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। केवल हमारे 11 क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। दोमट मिट्टी को फसलों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। जो दोमट मिट्टी है यह फसलों के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। फसलों के उत्पादन के लिए कैसी मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? यह पर्याप्त जल ग्रहण कर सकती है, या इसकी अच्छी खुदाई की जा सकती है, या इसमें खाद की पर्याप्त मात्रा रहती है, या इसमें उपयुक्त सभी गुण हैं। तो इसमें सारे के सारे गुण आ जाएंगे। तो ये रहेगा डी आंसर। या पर्याप्त मात्रा में जो है जल को ग्रहण कर लेती है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी पर्याप्त मात्रा में जल को ग्रहण कर लेती है। अच्छी खुदाई इसकी की जा सकती है और खाद की पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है। इसीलिए जो दोमट मिट्टी है फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है इनमें से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी है, डायनासोर है, या फिर व्हेल है, या फिर गैंडा है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा व्हेल। व्हेल सबसे बड़ी विशालतम स्तनधारी है, व्हेल आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी। तो यहाँ पर है अवटू, या थायराइड, या फिर अधिवृत, या एड्रीनल, या फिर प्रावुट, या पैराथायराइड, या फिर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा रहेगा सबसे जो बड़ी है वो है अवूट, यानी थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी है थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी सबसे बड़ी। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन पर। 33 क्वेश्चन क्या है? मानव रुधिर का पीएच है। जो मानव रुधिर है उसका पीएच कितना है? तो मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो यह होता है 7.2, 6.6, या फिर 7.8, या फिर 7.4। तो यहाँ पर मानव रुधिर का पीएच होता है हमारा 7.4। तो डी आंसर रहेगा 7.4 जो है मानव रुधिर का क्या होता है? पीएच होता है मानव रुधिर का 7.4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो जो कौन सा है पादप? पादप मतलब पौधा। ऐसा कौन सा है जो शाकीय भारतीय डॉक्टर कहलाता है? शाकीय भारतीय डॉक्टर ऐसा पौधा कौन सा है जो डॉक्टर के जैसे कार्य करता है? आंवला है, नीम है, आम है, तुलसी। सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरह दवाई का कार्य करता है यह है हमारा आंवला। ए आंसर रहेगा आंवला जो है यह पादप है जो कि एक शाक्य भारतीय डॉक्टर के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, फटाफट से कर लेते हैं। हमारे 6 ही क्वेश्चन बचे हैं, केवल 40 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं।
जो धनिया होता है, धनिया, उसमें जो उपयोगी अंश है वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं मूल और पत्ते, पत्ते और सूखे फल, या फिर पत्ते और पुष्प, या फिर पुष्प और सूखे फल। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? हम इसको कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा, इसके पहले तो पत्ते प्रयोग करते हैं, फिर ये सूख जाते हैं, सूख कर इसका फल बन जाता है। तो पहले तो पत्तों का प्रयोग होता है धनिया के, फिर सूखे फल का प्रयोग होता है। तो ये रहेगा आंसर 20 का। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहेगा आंसर, पत्ते और सूखे फल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 क्वेश्चन क्या है? मोनेजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जो ये मोनोजाइट है, मोनेजाइट बालू है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है मोनेजाइट बालू में? मोनेजाइट बालू में पोटेशियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, या फिर यूरेनियम पाया जाता है, या सोडियम पाया जाता है। तो मोनेजाइट बालू में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा मोनेजाइट बालू में क्या पाया जाता है? बी, थोरियम पाया जाता है। मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। मोनेजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है मोनेजाइट बालू में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर बतानी है। सिंचाई नहर कौन सी है? ये है सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर, या पूर्वी कोशी नहर। तो सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी, सबसे जो है लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। याद रखना है, सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है भारत में? इंदिरा गांधी नहर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। केवल अपने 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, एक 38 मिस हो गया है, तो यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन अपने बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं इनको। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का गरम केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? जो भारत है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में यान जाते हैं, प्रचालन का गरम केंद्र MCF, M का मतलब मास्टर, C का मतलब कंट्रोल, और F का मतलब फैसिलिटी। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतरिक्ष यान जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है वो मुख्यालय कहाँ पर है? यह है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, या फिर थूबा केरल में, या फिर हासन कर्नाटका में। तो कहाँ पर है? जल्दी से आप गैस कीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा? भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का गरम केंद्र MCF यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है हसन कर्नाटका में। कहाँ पर है यह? हसन कर्नाटका में है। डी आंसर रहेगा, हसन कर्नाटका में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है, भूलना नहीं है, और शेयर करना नहीं भूलना है। प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें। सुबह करंट अफेयर भी प्लीज़ देख लीजिए करें, शॉर्ट्स रहती है अपनी, सुबह करंट अफेयर की शॉर्ट्स रहती है, तो डेली आप उसको भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 40, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई की जाती है? तो रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई की जाती है? जो ये रिहंद बांध है, यह एक परियोजना है, इससे किन राज्यों की सिंचाई की जाती है? तो कौन से राज्यों की सिंचाई की जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर केरल और कर्नाटका। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और जो बिहार है, यह है रिहंद बांध परियोजना का प्रयोग करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। ये अपने हो गए 40 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी आपको, और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे, क्योंकि पेपर में आने लायक है सारे के सारे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन
क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हो रखे हैं वहाँ से ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये जो है हमारा आज का पार्ट रहेगा 5। इससे पहले वाले पार्ट्स भी आप देख लीजिएगा, कुछ पार्ट्स हमने इंग्लिश में भी किए हैं, इंग्लिश टू हिंदी दोनों लैंग्वेज में किए हैं। अभी हम थोड़ा सा हिंदी में ही करें क्योंकि हिंदी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बच्चों की, तो इसीलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक हमारी 3 से 3:30 साइंस क्लास रहती है, एक अपनी ही रहती है ये 8 से 8:40 की क्लास। आज थोड़ी छोटी क्लास है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें। बाय बाय।